हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है जॉन्डिस। तो जॉन्डिस क्या होता है? जॉन्डिस का दूसरा नाम इक्टेरस भी है। जॉन्डिस को हम इक्टेरस भी बोलते हैं। और अगर आपके पेपर में इक्टेरस नाम से क्वेश्चन है, उसका मतलब वो आपसे जॉन्डिस पूछ रहा है। जॉन्डिस सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है। सबसे पहले हम क्या देखेंगे? डेफिनेशन। तो जॉन्डिस की जो डेफिनेशन होती है ना, वो होता है क्या कि जॉन्डिस इज अ सिम्टम इन विच द लेवल ऑफ बिलीरुबिन इज इंक्रीज्ड इन सीरम। इसका क्या मतलब है कि जब अपने सीरम में या अपने ब्लड में बिलीरुबिन बढ़ के आए, बिलीरुबिन की जो नॉर्मल वैल्यू है अगर उससे बढ़ के आए तो उसको हम क्या बोल देते हैं? जॉन्डिस बोल देते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है, ठीक है, कि जॉन्डिस इज अ सिम्टम। जॉन्डिस एक सिम्टम है जिसमें क्या होता है कि बिलीरुबिन का जो लेवल है अपने सीरम में वो बढ़ के आता है, इंक्रीज होके आता है, उसको हम बोल देते हैं जॉन्डिस। उसके बाद जो इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर अगर हम देखेंगे, जो इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, तो जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है उसमें क्या आता है कि जैसे येलो डिस्कलरेशन हो जाती है। क्या हो जाता है आपको पता होगा? जॉन्डिस को हिंदी में पीलिया भी बोलते हैं। तो येलो डिस्कलरेशन हो जाता है। येलो डिस्कलरेशन हो जाता है किसका? जो अपना स्किन है, म्यूकस मेम्ब्रेन है, ठीक है, स्किन हो गया, म्यूकस मेम्ब्रेन हो गया, क्लेरा हो गया, ठीक है, नेल्स हो गए, इनका क्या हो जाता है? येलो डिस्कलरेशन हो जाता है बिलीरुबिन अगर बढ़ जाता है तो। अब यह है कि स्किन म्यूकस मेम्ब्रेन में ही क्यों दिखता है, इसमें ही क्यों येलो डिस्कलरेशन होता है, बाकी जगहों पे क्यों नहीं होता है? क्योंकि जो बिलीरुबिन पिगमेंट है ना, जो अपना बिलीरुबिन पिगमेंट है, उसकी एफिनिटी होती है जो भी इलास्टिक फाइबर्स होते हैं, जो भी इलास्टिक फाइबर्स या इलास्टिक टिश्यूज अपने बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, जो भी इलास्टिक टिश्यूज अपने बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, उसके लिए बिलीरुबिन पिगमेंट की एफिनिटी होती है। तो इसलिए जो ज्यादा नोटिसेबल होता है वो कहां पे होता है? जो भी टिश्यू इलास्टिन फाइबर इलास्टिक टिश्यू से रिच होते हैं वहीं पे देखने को मिलता है, ठीक है। अब देखते हैं नॉर्मल सीरम बिलीरुबिन कितना होना चाहिए। नॉर्मल जो होता है, नॉर्मल सीरम बिलीरुबिन जो होता है वो कितना होना चाहिए? वो होना चाहिए 0.3 to 1.3 मिलीग्राम डीएल, ठीक है। 0.3 से 1.3 मिलीग्राम डीएल होना चाहिए। ये इसकी नॉर्मल वैल्यू है बिलीरुबिन की। ये बिलीरुबिन की नॉर्मल वैल्यू है। अगर बिलीरुबिन 2 से बढ़ के आ जाए, कितना? 2 mg/dl से mg/dl से बढ़ के अगर आ रहा है, इसका मतलब है कि वो जॉन्डिस का फीचर्स, जॉन्डिस के सिम्टम्स आपको देगा। अब एक चीज और जान लेते हैं इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी जैसे 1.32 जो 2 mg/dl तक कन्वर्ट होता है बिलीरुबिन की जो नॉर्मल वैल्यू है, इसमें हम कोई भी नोटिसेबल चेंज नहीं देखते हैं। कोई भी चेंज नहीं देखते हैं, नो नोटिसेबल चेंज। मतलब 1.3 नॉर्मल वैल्यू से 2 तक जाने में हम कोई भी ऐसे नोटिसेबल चेंज देखते नहीं है। उसको हम क्या बोल देते हैं? उसको हम बोल देते हैं लेटेंट जॉन्डिस। क्या बोल देते हैं? लेटेंट जॉन्डिस हम इसको बोल देते हैं। तो अब हम देखते हैं जो नॉर्मल बिलीरुबिन का मेटाबॉलिज्म चलता है वो 4 स्टेज में चलता है। कितने स्टेज में? 4। पहला होता है सोर्स ऑफ बिलीरुबिन, कि बिलीरुबिन कहां से आ रहा है। फिर बिलीरुबिन का ट्रांसपोर्ट हम कैसे कर रहे हैं, और हेपेटिक फेज मतलब लीवर में जाने के बाद बिलीरुबिन का क्या मेटाबॉलिज्म चलता है, और इंटेस्टाइनल फेज जो होता है अपना लार्ज इंटेस्टाइन, उसमें जाके बिलीरुबिन का क्या मेटाबॉलिज्म चलता है। ये 4 स्टेप हम जब पैथोजेनेसिस की अभी चार्ट पढ़ेंगे उसमें अपने को समझ में आ जाएगा अपने को, ठीक है। जो देखो चार्ट में सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, जब अपनी आरबीसी, जो आरबीसी का टोटल लाइफ स्पेन होता है वो कितना होता है? 120 डेज का होता है लाइफ स्पेन। कितना? 120 डेज का होता है। जब आरबीसी अपना 120 दिन कंप्लीट कर लेती है, जब उसका लाइफ स्पैन पूरा हो जाता है, तो उसके जो सेल मेम्ब्रेन है, जो सेल मेम्ब्रेन है वो फ्रेजाइल हो जाता है। कैसा हो जाता है? सेल मेम्ब्रेन उसका फ्रेजाइल हो जाता है। फिर जब वो स्प्लीन के कैपिलरीज में जाता है, कहां पे? स्प्लीन के कैपिलरीज में, जो कि स्मॉल होते हैं, बहुत ज्यादा स्मॉल कैपिलरीज में जाते हैं। उसके बाद वो क्या हो जाता है? ब्रेक डाउन होना, स्प्लीन का ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाता है। फिर वो चेंज हो जाता है किस किस में? 3 पार्ट में चेंज हो जाता है। एक हो जाता है हीम में, एक हो जाता है ग्लोब्यूलिन में, और एक हो जाता है पोरफायरिन रिंग में। उसके बाद जो हीम वाला पार्ट है, हीम वाला पार्ट वो कन्वर्ट हो जाता है आयरन में, आयरन कन्वर्ट हो जाता है एपोफेरेटिन में, और एपोफेरेटिन अपनी बॉडी क्या कर लेती है? उसको यूज कर लेती है। एपोफेरेटिन अपनी बॉडी यूज कर लेती है। जो ग्लोब्यूलिन पार्ट है वो बनाता है प्रोटीन पूल, प्रोटीन पूल बनाती है, और जो फिर अपनी बॉडी क्या करती है? इसको यूज या फिर रीयूज कर लेती है। ये मैंने अपने आपको फेट ऑफ आरबीसी वाले लेक्चर में बताया था, ये सब तो आप वहां जाके देख सकते हैं। उसके बाद जो पोरफायरिन रिंग है, पोरफायरिन रिंग, तो पोरफायरिन रिंग में क्या होता है कि जो अपना जो पोरफायरिन रिंग है इसी को टेट्रापायरोल रिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेट्रापायरोल रिंग भी बोलते हैं। टेट्रापायरोल रिंग में क्या होता है? जो हीम ऑक्सीजनेज एंजाइम है, जो हीम ऑक्सीजनेज एंजाइम आता है इसके कांटेक्ट में, हीम ऑक्सीजनेज, काफी याद करें, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हीम ऑक्सीजनेज टेट्रापायरोल रिंग को क्या करता है? बिलीवर्डिन में चेंज कर देता है।
तो अगर पूछा जाए कि टेट्रापायरोल रिंग जब हीम ऑक्सीजनेज के साथ कांटेक्ट में आएगा तो किसमें चेंज होगा? सबसे पहले वो बिलीवर्डिन में चेंज हो जाएगा। किसमें? बिलीवर्डिन में। अब जो ये बिलीवर्डिन है, बिलीवर्डिन चेंज हो जाता है किसमें? बिलीरुबिन में। किसमें चेंज हो जाएगा ये? बिलीरुबिन में। किसके थ्रू? तो ये हो जाता है बिलीरुबिन रिडक्टेज के थ्रू। तो बिलीवर्डिन को रिडक्ट कर दिया और क्या बना दिया उसने? बिलीरुबिन बना दिया। जो ये बिलीरुबिन होता है, इसमें खास बात क्या होता है आपको ये याद रखना है कि ये अनकंजुगेटेड होता है। कैसा होता है? अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन होता है। अनकंजुगेटेड का मतलब होता है कि ये लिपिड सॉल्यूबल है। कैसा होता है? लिपिड सॉल्यूबल होता है। और लिपिड सॉल्यूबल जो भी होते हैं वो बहुत ज्यादा टॉक्सिक होते हैं अपने बॉडी के लिए, तो वो कहीं भी ट्रेवल कर सकता है अपने बॉडी में, यहां तक कि ब्रेन तक भी। जो BBB होता है, ट्रिपल B होता है, ब्लड ब्रेन बैरियर, इसको भी क्रॉस कर सकता है और ब्रेन तक भी पहुंच सकता है और वहां पे भी हार्मफुल इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है। तो सबसे पहला काम क्या होता है कि इस बिलीरुबिन जो अनकंजुगेटेड मतलब लिपिड सॉल्यूबल है, उसको अपने को चेंज करना है किसमें? अनकंजुगेटेड में, जो कि वाटर सॉल्यूबल होता है, उसमें अपने को कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, तो ये जो पार्ट चल रहा है, ये सोर्स जो पहला था, सोर्स ऑफ बिलीरुबिन, ये होता है सोर्स ऑफ बिलीरुबिन कि कहां से बिलीरुबिन का सोर्स आया है वहां पे। अब जो नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या देखते हैं कि इसको अनकंजुगेटेड से कंजुगेटेड में चेंज करना है सबसे पहले। तो बिलीरुबिन क्या हुआ? सबसे पहले इसके बाद ब्लड में आएगा, रीच इन, कहां पे? रीच इन ब्लड हुआ, ब्लड में आया। फिर ब्लड में एक जो होता है, एक रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं इसके लिए, बिलीरुबिन के लिए। वो होता है क्या? बिलीरुबिन बाइंडिंग प्रोटीन। तो ये क्या करता है? ब्लड में जो बिलीरुबिन बाइंडिंग प्रोटीन होता है उसके साथ बाइंड करता है। तो बाइंड विथ बिलीरुबिन बाइंडिंग प्रोटीन, बिलीरुबिन बाइंडिंग प्रोटीन के साथ बाइंड हुआ और वो फिर ब्लड में सर्कुलेट होता है। कहां पे? ब्लड में सर्कुलेट होता है, सर्कुलेट्स इन ब्लड। ब्लड में वो क्या हुआ? फिर सर्कुलेट होता है। जब ब्लड में वो सर्कुलेट करता है उसके बाद वो पहुंच जाता है कहां पे? फिर हेपेटिक फेज। जो हेपेटिक मैंने आपको बताया कि ट्रांसपोर्ट ऑफ बिलीरुबिन के बाद क्या आता है? हेपेटिक फेज। हाँ, तो जो ट्रांसपोर्ट होता है ना बिलीरुबिन का, जो मैंने बताया आपको ट्रांसपोर्ट ऑफ बिलीरुबिन, उसमें क्या होता है? जो स्प्लीन के पास जो मैक्रोफेजेस होते हैं वो कैसा बिलीरुबिन प्रोड्यूस करते हैं प्लाज्मा से? मैंने आपको बताया कि अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन को प्रोड्यूस करता है। उसके बाद चलता है हेपेटिक फेज। हेपेटिक फेज में क्या होता है? जब ब्लड में पहुंचा बिलीरुबिन, उसके बाद जाता है वो लीवर के पास। कहां पे जाएगा? लीवर के पास। और वो लीवर के साथ क्या हो जाएगा? बाइंड हो जाएगा। जो लीवर के सेल उसके पास स्पेसिफिक रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, उससे ये बाइंड विद लीवर सेल। बाइंड विद क्या हो जाता है? लीवर सेल के साथ ये बाइंड हो जाता है। फिर लीवर के पास एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एंजाइम प्रेजेंट होता है। क्या होता है? लीवर के साथ पास एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एंजाइम प्रेजेंट होता है, उसको हम बोलते हैं ग्लूकोरोनोसिल ट्रांसफरेज। क्या बोलते हैं? ग्लूकोरोनोसिल ट्रांसफरेज। ये होता है लीवर के पास। ग्लूकोरोनोसिल ट्रांसफरेज जो होता है वो क्या करता है? अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन के साथ बाइंड होता है और क्या फॉर्म कर देता है? ये फॉर्म कर देता है, क्या बना देगा? मतलब क्या? अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन को कंजुगेटेड बिलीरुबिन में चेंज कर देता है। अनकंजुगेटेड को कंजुगेटेड बिलीरुबिन होता है, वो कैसा होता है? वो वाटर सोल्यूबल होता है। कैसा होता है? वाटर सोल्यूबल होता है। मतलब हार्मफुल तो ये भी होता है, लेकिन इतना ज्यादा हार्मफुल ये नहीं होता है कि ब्रेन के सेल्स तक पहुंच पाए, क्योंकि वाटर सोल्यूबल चीजें पहुंच ही नहीं सकती ब्रेन के सेल्स तक, क्योंकि जो ब्लड ब्रेन बैरियर होता है वो अपना लिपिड सोल्यूबल होता है, लिपिड वाले सब्सटेंस को ही अंदर आने देता है वो। तो ये हो गया कंजुगेटेड बिलीरुबिन किसमें चेंज, अनकंजुगेटेड किसमें चेंज हो गया? कंजुगेटेड बिलीरुबिन में चेंज हो गया। अब क्या होता है इसके पास कि हर लिवर सेल्स के पास क्या होता है? एवरी लिवर सेल हैव बिलीरुबिन पंप होता है। कैसा होता है? बिलीरुबिन पंप। जो बिलीरुबिन पंप है, जो भी पंप एक्ट करता है अपने बॉडी में, वो किससे करता है? एक्टिव प्रोसेस से। तो क्या होता है? लिवर सेल्स जो हैं, लिवर सेल्स हेपेटोसाइट्स जो होते हैं, वो क्या करते हैं? इस बिलीरुबिन को पंप करते हैं। कहां पे? जो भी बाइल डक्ट है, बाइल डक्ट, वहां पे पंप कर देते हैं इसको। बाइल डक्ट में पंप किया, बाइल डक्ट से कहां जाता है? बाइल डक्ट से जाएगा कहां पे? वो गॉल ब्लैडर में जाएगा। कहां पे? गॉल ब्लैडर में ये पहुंच गया। गॉल ब्लैडर के साथ जो बाइल डक्ट है गॉल ब्लैडर में पहुंचा, और पेनक्रियाटिक डक्ट, तो इन दोनों के साथ मिलके पेनक्रियाटिक डक्ट और गॉल ब्लैडर दोनों में आएगा और कहां पहुंच जाएगा? वो लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंच गया। जो लास्ट फेज होता है ना, इंटेस्टाइनल फेज, वो लार्ज इंटेस्टाइन में ये पहुंच जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचने के बाद क्या होता है कि ये जो बैक्टीरिया होता है लार्ज इंटेस्टाइन के पास, जितने भी बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में जो भी बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, वो क्या करता है? बिलीरुबिन को किसमें कन्वर्ट कर देता है? यूरोबिलिनोजन में। किसमें कन्वर्ट कर देता है? यूरोबिलिनोजन में
कन्वर्ट कर देता है। जब यूरोबिलिनोजन में कन्वर्ट करेगा तो इसमें क्या होता है ना, सारे बैक्टीरिया सारे बिलिरुबिन को कन्वर्ट नहीं कर पाता है। उसमें क्या होता है कि 50% जो होता है ना, 50% वो रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं। यहाँ से क्या हो जाते हैं बिलिरुबिन, मतलब कुछ यूरोबिलिनोजन क्या होता है, रीएब्जॉर्ब हो जाता है अपने बॉडी में, रीएब्जॉर्ब कर लेता है बॉडी उसको। फिर क्या होता है, ये कुछ जो 50% बचे हुए हैं वो स्टेरकोबिलिनोजन में कन्वर्ट हो जाते हैं। किसमें? स्टेरकोबिलिनोजन। और ये आपको पता होगा कि स्टेरकोबिलिनोजन जो होता है वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है कहां से? थ्रू फीसेस। तो स्टूल या फिर फीसेस का जो येलो कलर होता है वो किस पिगमेंट के वजह से होता है? तो अपने को बोलना है कि स्टेरकोबिलिनोजन के वजह से होता है। ये किसके वजह से होता है? स्टेरकोबिलिनोजन की वजह से होता है। और जो 50% जो यूज हुआ है वो कहां पे रीच करता है? पोर्टल वेन में। कहां पे पहुंचता है वो? पोर्टल वेन में पहुंचेगा। और पोर्टल वेन से कहां पे जाएगा? किडनी में। और आपको पता होगा किडनी का काम क्या होता है? सबसे मेन काम कि फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड करता है। वो फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड करेगा, यूरिन फॉर्मेशन करेगा और उसको एक्सक्रीट आउट कर देगा थ्रू किसके? यूरिन के थ्रू उसको एक्सक्रीट आउट कर देता है। ठीक है, तो ये होता है पैथोजेनेसिस। एक बार मैं और पूरे चार्ट में आपको समझाता हूं अच्छे से। क्या होता है कि जब सबसे पहले आरबीसी 120 दिन मैच्योर हो जाती है पूरी, जब आरबीसी पूरी मैच्योर हो जाएगी तो उसके जो सेल मेम्ब्रेन होते हैं वो एकदम फ्रेजाइल हो जाते हैं। फ्रेजाइल का मतलब होता है लचीला हो जाते हैं, जो टूट जाएंगे बहुत जल्दी। वो स्प्लीन के कैपिलरीज में पहुंचते हैं, क्योंकि स्प्लीन को और हम क्या बोलते हैं आपको पता होगा? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी बोलते हैं स्प्लीन को। तो यहाँ पे पहुंचा और जो स्प्लीन के कैपिलरीज हैं छोटे छोटे से, वहां पे पहुंचा। स्प्लीन के मैक्रोफेज में पहुंचता है। मेनली कहां पे पहुंचता है? मैक्रोफेज में। हर ऑर्गन्स के पास अपने अपने मैक्रोफेज प्रेजेंट होते हैं। तो मैक्रोफेज के पास पहुंचा और उसने 3 पार्ट में इसको कन्वर्ट कर दिया। एक कर दिया हीम के पार्ट में। हीम आयरन बनाएगा, आयरन कन्वर्ट होता है एपोफेरेटिन में, एपोफेरेटिन फेरेटिन में भी कन्वर्ट होता है और वो अपनी बॉडी क्या करती है? उसको यूज कर लेती है। फिर जो ग्लोब्यूलिन पार्ट है वो प्रोटीन पूल बनाता है। क्या बनाता है? प्रोटीन पूल बनाएगा और बॉडी उसको एज अ प्रोटीन यूज कर लेती है। लेकिन जो पोरफायरिन रिंग है, जो पोरफायरिन रिंग है वो कैसा स्ट्रक्चर होता है? उसका टेट्रापायरोल रिंग होता है। कैसा होता है? टेट्रापायरोल रिंग होता है। उसके पास एक हीम ऑक्सीजनेज नाम का एक एंजाइम आएगा, हीम ऑक्सीजनेज। वो क्या करता है? जो टेट्रापायरोल रिंग है उसको कन्वर्ट कर देता है सबसे पहले किसमें? बिलीवर्डिन में कन्वर्ट करेगा। सबसे पहले किस में करेगा? बिलीवर्डिन में। और उसके पास बिलीरुबिन के पास, बिलीवर्डिन के पास आएगा एक और एंजाइम, उसको बोलते हैं बिलीरुबिन रिडक्टेज। बिलीरुबिन रिडक्टेज। बिलीरुबिन रिडक्टेज क्या करेगा? बिलीवर्डिन को बिलीरुबिन में कन्वर्ट कर देगा। अब जब बिलीरुबिन को कन्वर्ट कर दिया, बिलीवर्डिन को बिलीरुबिन में, अब ये कहां पहुंचेगा? ब्लड के पास पहुंचा। ब्लड के पास एक स्पेसिफिक एंजाइम होता है, उसको क्या बोलते हैं? एक स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होते हैं, उसको बोलते हैं ब्लड जो बाइंडिंग प्रोटीन होता है। ठीक है, जो बाइंडिंग प्रोटीन होता है बिलीरुबिन बाइंडिंग प्रोटीन, ब्लड में होता है प्रेजेंट बिलीरुबिन बाइंडिंग प्रोटीन। वह उसके साथ बाइंड हो जाएगा, उसके साथ जुड़ जाएगा और पूरे ब्लड में वो फिर सर्कुलेट होने लग जाता है। जब फिर पूरे ब्लड में वो सर्कुलेट होगा तो सर्कुलेट होने के बाद पहुंचेगा हेपेटिक फेज में। कहां पे पहुंचेगा? हेपेटिक फेज में पहुंचेगा, मतलब लीवर के पास पहुंचेगा। लीवर के पास पहुंचा और लीवर सेल्स के साथ बाइंड हो जाएगा। लीवर का सेल को क्या बोलते हैं हम? हेपेटोसाइट बोलते हैं लीवर के सेल को। हेपेटोसाइट के साथ बाइंड हुआ और उसके बाद लीवर के पास एक स्पेसिफिक एंजाइम होता है, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना ही है। ग्लूकोरोनोसिल एंजाइम ट्रांसफरेज एंजाइम प्रेजेंट होता है, ग्लूकोरोनोसिल ट्रांसफरेज। ये क्या करता है? अनकंजुगेटेड जो बिलीरुबिन है, जो अपने बॉडी के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है, लिपिड सोल्यूबल है, अपने बॉडी में कहीं भी जा सकता है, यहां तक कि जो ब्लड ब्रेन बैरियर है उसको भी क्रॉस करके ब्रेन तक पहुंच सकता है। उसको क्या करता है? ये कन्वर्ट कर देता है अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, अब ये तो वाटर सोल्यूबल है, वाटर सोल्यूबल है, लेकिन टॉक्सिक तो अभी भी है अपने बॉडी के लिए। तो उसको क्या करना है? अपने बॉडी से बाहर निकालना है। तो बाहर करने की जो प्रोसेस चलती है उसके बाद क्या होता है कि जो जितने भी लीवर के सेल्स होते हैं उसके पास अपना खुद का एक पंप होता है, जो किससे चलता है? एक्टिव प्रोसेस से। क्या है ये? एक एक्टिव प्रोसेस है। वो बिलीरुबिन पंप इसको पंप करेगा और कहां पहुंचा देगा? बिलीरुबिन को बाइल डक्ट में पहुंचा देगा। बाइल डक्ट में पहुंचने के बाद क्या होता है? जो बाइल डक्ट से गॉल ब्लैडर में पहुंचा और जो पेनक्रियाटिक डक्ट है, दोनों क्या करेंगे? इसको लार्ज इंटेस्टाइन तक पहुंचाएंगे। कहां तक पहुंचाएंगे? लार्ज इंटेस्टाइन तक पहुंचाएंगे। उसके बाद आपको पता होगा कि लार्ज इंटेस्टाइन के कोलोन में बहुत सारे बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, वो बैक्टीरिया क्या करेगा? बैक्टीरिया जो होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं, वो इसको यूरोबिलिनोजन में कन्वर्ट कर देता है। और जो यूरोबिलिनोजन है वो 50% अपनी बॉडी रीअब्सॉर्ब कर लेती है और जो 50% बचा है वो कन्वर्ट हो जाती है स्टेरकोबिलिनोजन में डायरेक्टली, और स्टेरकोबिलिनोजन एक्सक्रीट आउट हो जाता है अपने बॉडी में फीसेस के थ्रू, स्टूल के थ्रू। तो स्टूल का कलरेशन किसके वजह से होता है?
स्टर्कोबिलिनोजन की वजह से होता है। अब जो 50% रीअब्सॉर्ब हुआ उसमें रीच कहाँ पे पहुंचता है, वो पोर्टल वेन के पास पहुंचता है। पोर्टल वेन में पहुंचा, पोर्टल वेन से सीधा किडनी में आएगा। पोर्टल वेन से कहाँ आएगा, किडनी में आएगा, और किडनी में फिल्ट्रेशन होगा और वो यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाएगा यूरोबिलिनोजन जो है। तो यूरिन के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है यूरोबिलिनोजन, स्टूल के कलरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है स्टर्कोबिलिनोजन। तो अब हम देखते हैं क्या कि क्लासिफिकेशन ऑफ जॉन्डिस। तो जॉन्डिस को मेनली 3 टाइप में क्लासिफाई किया गया। कितने टाइप में? 3 टाइप में क्लासिफाई किया गया। एक होता है प्री हेपेटिक, एक होता है हेपेटिक जॉन्डिस, एक होता है पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस। प्री हेपेटिक जॉन्डिस, हेपेटिक जॉन्डिस और पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस। तो नाम से ही पता चल रहा है प्री हेपेटिक मतलब लीवर में आने से पहले ही आरबीसी का हीमोलाइसिस हो जाए बहुत ज्यादा। हीमोलाइसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन। तो अगर बहुत ज्यादा आरबीसी का ब्रेकडाउन हो गया, इसका मतलब है बहुत ज्यादा बिलीवर्डिन बनने वाला है, बहुत ज्यादा बिलीरुबिन बनने वाला है। तो उसके वजह से जो जॉन्डिस होता है उसको हम बोल देते हैं प्री हेपेटिक जॉन्डिस। और जो हेपेटिक जॉन्डिस है मतलब लीवर में अगर कोई भी डिजीज हो गया, लीवर डिजीज के वजह से या लीवर में किसी भी चीज के वजह से लीवर डिजीज हो गया, तो लीवर डिजीज होने के बाद क्या होगा कि वो जो ग्लूकोनोरोसिल एसिड था मतलब एंजाइम था, वो ट्रांसफरेज एंजाइम जो है वो क्या करेगा, अनकंजुगेटेड को कंजुगेटेड में कन्वर्ट ही नहीं कर पाएगा, उसकी कंसंट्रेशन बॉडी में बढ़ती जाएगी और जॉन्डिस को कॉज कर देगा। और एक होता है पोस्ट हेपेटिक मतलब यहां तक तो सब ठीक था। पोस्ट हेपेटिक का मतलब होता है जब वो उसने पंप के थ्रू बाइल डक्ट में पंप किया था बिलीरुबिन को, तो बाइल डक्ट में अगर कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए, बाइल डक्ट में अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए तो उसके वजह से क्या होता है, उसके वजह से होने वाली जो जॉन्डिस होती है उसको हम बोल देते हैं पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस। अब कुछ पैथोफिजियोलॉजिकल कंडीशन है जिसके वजह से हम पैथोफिजियोलॉजिकल जो है अपना कुछ फीचर्स हैं जिसके वजह से हम जॉन्डिस को वो कर सकते हैं। सबसे पहला होता है कि इंक्रीज बिलीरुबिन प्रोडक्शन। मतलब ये जो अगर बिलीरुबिन का प्रोडक्शन अपने बॉडी में बढ़ गया, बिलीरुबिन का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होने लग गया, इसका मतलब है कि जब बिलीरुबिन का प्रोडक्शन बढ़ेगा बॉडी में, उसके कुछ भी रीजंस हो सकते हैं, या तो हिमोलाइसिस भी हो सकता है, या लीवर की डिजीज भी हो सकती है, या पोस्ट हेपेटिक मतलब ऑब्स्ट्रक्शंस भी हो सकते हैं। किसी वजह से अगर इंक्रीज हुआ बिलीरुबिन का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा अपने बॉडी में, तो उसके वजह से क्या हो जाएगा, अपने को जॉन्डिस हो सकता है। या फिर दूसरा क्या हो सकता है, डिक्रीज हेपेटिक अपटेक मतलब प्री हेपेटिक तक तो सब सही था, लीवर से पहले जो भी फेज चल रहा था, जो सोर्स ऑफ बिलीरुबिन या ट्रांसपोर्ट ऑफ बिलीरुबिन है, वो दोनों सही हुए। मतलब बिलीरुबिन आया भी, उसका ट्रांसपोर्ट भी अच्छे से हुआ, लेकिन लीवर उसको ले ही नहीं पा रहा है ड्यू टू एनी डिजीज ऑफ लीवर। तो उसके वजह से बिलीरुबिन का कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा और वो क्या कॉज कर देगा, अपने को जॉन्डिस कॉज कर सकता है। जो तीसरा है डिक्रीज हेपेटिक कंजुगेशन। अब क्या हुआ, अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन क्या हुआ, कंजुगेटेड में कन्वर्ट ही नहीं हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, अनकंजुगेट में कैसे कन्वर्ट नहीं होगा, क्योंकि वो जो है ग्लूकोरोनोसिल ट्रांसफरेज एंजाइम की डिफिशियंसी अगर हो जाए, ग्लूकोरोनोसिल एंजाइम ट्रांसफरेज एंजाइम की अगर डिफिशियंसी हो जाए, उसके वजह से कंजुगेशन हो ही नहीं पाएगा, तो उससे भी जॉन्डिस हो सकता है। और जो लास्ट एक पैथोफिजियोलॉजिकल कंडीशन है वो क्या है कि बिलीरुबिन इनटू बाइल में जाए ही ना, जो बिलीरुबिन है वो बाइल तक पहुंचे ही ना, तो आगे जाके वो इंटेस्टाइन तक पहुंचेगा ही नहीं और कन्वर्ट ही नहीं हो पाएगा। तो इसके वजह से बिलीरुबिन का कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा और जॉन्डिस अपने को हो सकता है। उसके बाद क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या आते हैं जॉन्डिस में, क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या आते हैं ये तो आप लोगों को पता ही होगा। जो क्लिनिकल फीचर है, क्लिनिकल फीचर में क्या क्या आता है, क्लिनिकल फीचर में आ जाता है जैसे येलो डिस्कलरेशन तो हो ही गया, येलो डिस्कलरेशन हो जाता है स्किन का, म्यूकस मेम्ब्रेन, नेल्स। फिर लॉस ऑफ एपेटाइट मतलब भूख नहीं लगता है जिसको भी जॉन्डिस हो जाए, नोजिया, वॉमिटिंग, ठीक है, डायरिया, ठीक है, ये सब जो है, ये सब सिम्टम्स, वर्टाइगो मतलब चक्कर आना, ये सब जो सिम्टम्स है, क्लिनिकल फीचर्स हैं, ये आपको देखने को मिल सकता है जॉन्डिस वाले केस में, ठीक है। अब इससे एक रिलेटेड क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी और ऐसे यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी पूछा जाता है बार बार कि गिलबर्ट सिंड्रोम क्या होता है। गिलबर्ट सिंड्रोम क्या होता है। जो गिलबर्ट सिंड्रोम है, गिलबर्ट सिंड्रोम में क्या होता है कि अनकंजुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनेमिया हो जाता है। जो हाइपरबिलिरुबिनेमिया हो जाता है ये क्यों होता है, ड्यू टू, मैंने आपको बताया था कि अनकंजुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनेमिया हो जाना मतलब अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन का बढ़ जाना, अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन का बहुत ज्यादा बढ़ जाना। वो किसके वजह से हो सकता है, क्योंकि ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ किसके, ग्लूकोरोनोसिल ट्रांसफरेज एंजाइम की वजह से। ग्लूकोरोनोसिल ट्रांसफरेज एंजाइम की डिफिशियंसी हो गई
तो उससे क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन के कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा, वो कॉज कर देता है अनकंजुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनेमिया। ठीक है, इसको हम बोल देते हैं गिलबर्ट, GILBERT, गिलबर्ट सिंड्रोम इसको हम बोल देते हैं। तो ये अपना टॉपिक हुआ जॉन्डिस। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।